तो आजादी के बाद यह तय हुआ कि जो लोग जहां बसे हैं, जिस स्थिति में बसे हैं, उनके लिए कागजात तैयार किया जाएगा, उनको कागजी रूप दिया जाएगा। लेकिन वो आएगा, आपका फोटो भी लेगा, आपसे बात भी करेगा और उसमें एक कॉलम है, अंतिम में लिख देगा अवैध कब्जा था। मैंने यहाँ बैठे हैं लिख देगा ईश्वरी राव का है, लेकिन कॉलम में लिखेगा अंतिम में अवैध कब्जा था। मैंने अवैध रूप से यहाँ बैठे हुए हैं, उनका घर नहीं है, ये अवैध रूप से बैठे हुए हैं। अब सोच लीजिए, अब आप तो ध्यान दे नहीं रहे हैं उसमें क्या लिखा गया, लेकिन उस खतियान जो बनेगा नया, जो सर्वे हो रहा है, उसमें आप अवैध दखलकार या अवैध कब्जाधारी हो जाइए। अब जब सरकार जमीन खोजेगी, पंचायत सरकार भवन बनाना है, शौचालय सार्वजनिक बनवाना है, सामुदायिक भवन बनवाना है, तो जमीन आपका बाद में आएगा क्या है, तो इस सरकार की जमीन है, ये अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं। उस दिन आप पर केस चलेगा, मुकदमा चलेगा और आपको दखल कब्जा हटाने के लिए आपको कहा जाएगा नहीं हटाइएगा तो बुलडोजर चलेगा, आपको जबरन हटाया जाएगा। तो ये सर्वे भी गरीबों को उनके जमीन से बेदखल करने वाला है। 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी यहाँ पर रह गया। और सर्वे का यही नियम है कि लोग पहले बसते हैं, लोग कहीं पहले बसते हैं, बसने के बाद उसका जब समय आता है तो सर्वे होता है, उस सर्वे में उनका नाम चढ़ता है। तो बेतिया राज में आपको, बेतिया राज की जमीन में जो लोग बसे हुए हैं, आपको बहुत जगह है, आपको शिक्षा में भी है, और बेतिया में ही नहीं है, आपको मोतिहारी में है, बनारस में है, गोरखपुर में है। तो अंग्रेज जब यहाँ आए, नील की खेती कर रहे थे, तो नील की खेती के क्रम में वे लोग जमीन आपको जबरन ले लेते थे। तो बेतिया राज जब है, आपको बेतिया राज का खेती ले लिए, आपको लीज पर खेती करने लगे। तो जब महाराजा हरेंद्र किशोर मर गए, तो उनकी दूसरी पत्नी आपको जानकी कुंवर जब बने यहाँ राजा के कुर्सी पर बैठी, तो अंग्रेजों से उनका विरोध हो गया और अंग्रेज उनके खिलाफ लिखे कि वो पागल हो गई हैं, इसलिए उनके पास कोई अपना वारिस नहीं है, कोई बाल बच्चा नहीं है, इसलिए जमीन सरकार कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हवाले करे। उस समय इंग्लैंड का एक कानून था, वह कोर्ट ऑफ वार्ड्स, जिसके पास अपना बाल बच्चा नहीं होगा, वह जमीन वो किसी को, अपने भाई के लड़का को, अपने बहन के लड़का को, अपने रिश्तेदार के लड़का को ला करके वारिस नहीं बना सकता, वह सरकार का हो जाएगा। मैंने इंग्लैंड की उस समय सरकार थी यहाँ, तो उस सरकार का हो जाएगा, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हवाले हो जाएगा। तो बेतिया राज जब महारानी जानकी कुंवर के पास वारिस नहीं था, तो अंग्रेजों ने बेतिया राज की तमाम जमीन आपको अपने हवाले कर दिया। 1885 में आपको हरेंद्र किशोर मरे और उसके बाद से तमाम जो संपत्ति है वह अंग्रेज ले लिए, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हवाले हो गया। और जब कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हवाले हो गया तो उस जमीन का सर्वे नहीं हुआ। 1915, 16, 17 में सर्वे हुआ है, लेकिन वह 1885 में चला गया कोर्ट ऑफ वार्ड्स में, और कोर्ट ऑफ वार्ड्स का सर्वे नहीं हुआ। इसलिए आप देखिए कि बेतिया राज में जो लोग बसे हुए हैं उनके पास कोई कागजात नहीं है। बाद के दौर में जो कागजात बने हैं उसको सरकार वैध नहीं मान रही है, सुप्रीम कोर्ट उसको वैध नहीं मान रहा है। तो ठीक उसी तरह से गांव जवार में लोग बसे हैं, आपको सड़क के किनारे, नदी के किनारे, तो यह नियम है। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, लेकिन हुआ नहीं। अब देखिए कि बहुत सारे लोग पीढ़ियों से बसे हुए हैं, उनके पास कागज नहीं है, अब कागज मांगा जाएगा, और अब कागज नहीं दिखाइएगा। पहले मुसलमान लोगों से मांगा जाता था आसाम में कि कागज दिखाइए कब से आप बसे हुए हैं, कागज नहीं दिखा रहा था तो हजारों हजार लोग को कैंप में डाल दिया। अब हम लोगों से कागज मांगा जा रहा है, कागज दिखाइए कैसे आप यहाँ बसे हुए हैं। लगाइए अडानी का स्मार्ट मीटर है, या लूटने वाला मीटर है, खून चूसने वाला मीटर है, या तुम्हारा सर्वे नहीं चलेगा। सरकार बैकफुट पर आई और जो सर्वे उसको कर लेना था दिसंबर तक, वह सर्वे आपको अब 26 तक बढ़ा दिया गया। पहले 2 महीना बढ़ाई, जब आंदोलन चल रहा था तो 2 महीना उसको बढ़ाया गया। अब उस सर्वे को देख रहा है कि समाज में भारी विद्रोह है,
इसलिए उसने उसको 26 तक भेज दिया कि 26 तक आपको अपना कागज जमा करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराइए नहीं। यानी चुनाव है, उसको पता है कि किसान बात समझ गए हैं, उनकी जमीन छीनी जाएगी, इसलिए हमको वोट नहीं देंगे, इसलिए उसको बढ़ा दिया। तो ये सर्वे है, इसके खिलाफ हम लोग को लड़ना होगा। ये सर्वे जो है, हम लोग कह रहे हैं कि जो जहां बसा है उनके पता करो, उनके बाप दादा पूर्वज जब रहे हैं तो यह जमीन उनकी है, इसलिए उनको कागज दो, उसके बाद सर्वे करो। तो हम लोग इसके बात सामने आई। फिर हम कहना चाहते हैं कि आपको दाखिल खारिज परिमार्जन का जो मामला है, इसको लेकर के हम लोग तय किए हैं कि भाई सरकार जो कह रही है कि भ्रष्टाचार खत्म करना है तो खत्म करो। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि प्रत्येक पंचायत में कैंप लगाओ, उनके रजिस्टर 2 से मिलान करो, उनका नाम, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी उसमें सुधार करो। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में कैंप लगे। हम साथियों से राय किए हैं कि 17 तारीख को सोमवार को सोमवार को जिलाधिकारी के यहाँ धरना दिया जाएगा कि आपके अंचल में, सभी अंचलों में जो भ्रष्टाचार है और दाखिल खारिज परिमार्जन के नाम पर आपके कर्मचारी, आपके अटॉर्नी आपको 500 से लेकर के 50,000 रुपए तक वसूल रहे हैं, इसको बंद करिए और गांव-गांव में कैंप लगवा करके आप इसका सुधार करेंगे। तो हम समझते हैं कि आप लोग तय कर लीजिए कि 17 को हम लोग चलेंगे बेतिया, ये सवाल है। फिर आप देखेंगे कि आपको ये समाधान कैंप लगा करना है, सिकराना वाला भी मामला उठ जाएगा। फिर आपको आया शिकायत कि लघु सिंचाई विभाग जो है, उसमें लोग आवेदन किए कि भाई हम लोग को आपको बोरिंग दिया जाए हलाने के लिए। तो बार बार आवेदन दे रहे हैं, कह रहा है कि डेट आवेदन दीजिए, डेट बढ़ा रहे हैं, फिर कह रहा है रद्द हो गया। तो आपको देना है, उसको सुविधा देना है, लोग हला लेंगे, उसको आवेदन देंगे और उनको उनका जो सब्सिडी है उसको देना है। इसका मतलब है कि सरकार के पास फंड नहीं है या जानबूझ करके घूस के लिए सब कर रहा है। तो हम इस सवाल को भी उस दिन हम लोग डीएम के यहाँ रखेंगे कि आपके लघु सिंचाई विभाग में लोग आवेदन कर रहे हैं, हम कहेंगे वो हरराम जी को जो लोग हैं आवेदन किए हैं, किस तारीख में दिए हैं, क्या उसका नंबर है, उनको जमा करेंगे। क्योंकि जब धरना दिया जाएगा तो कुछ ठोस सबूत के साथ डीएम से बात होगी, जनरल बात नहीं करेंगे, कुछ ठोस प्रमाण के साथ कि आंख फाड़ करके देखिए कि किसानों के साथ क्या हो रहा है, हम उनको देंगे, दस्तावेज देंगे, उनके प्रूफ देंगे। तो हम समझते हैं कि इस मामले को लेकर के निश्चित तौर पर चलना चाहिए और हम लोग जिला अधिकारी से वार्ता करेंगे और ये कहेंगे कि आप इंतजार करिए कैंप लगवा करके। अगर नहीं होता है तो फिर इस लड़ाई को हम लोग ब्लॉक को बंद करने के लिए, अनिश्चितकालीन बंद करने के लिए, हमने बैरिया में 13 तारीख से अनिश्चितकालीन बंद करने के लिए, देखिए इसी भ्रष्टाचार का पर्चा छपवा दिया। 13 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन बंद करने जा रहे हैं। जब तुम नहीं करेगा काम, दाखिल खारिज आपको परिमार्जन नहीं करेगा, रसीद नहीं कटेगा, तो काहे के लिए ब्लॉक है? इस ब्लॉक को हम बंद करेंगे और हम लोग बंद करते रहे हैं। बिजली का लड़ाई था, जिस तरह अभी आया है कि समरा के वो साथी बतला रहे थे कि हम लोग आवेदन दे करके कि भाई हमको बिजली का कनेक्शन दिया जाए, कृषि फीडर का कनेक्शन दिया जाए, वो आवेदन दिया है, वहां तार न लगा ना पोल लगा और बिजली बिल आ गया 7,000, 8,000, 10,000 बिजली बिल आ गया। अब सोच लीजिए कि कागज में सारा काम होता है, सरकार को पैसा चाहिए, एक कागज आपका वहां आवेदन में चला गया, खाता खसरा आप दे दिए, तार न लगा, पोल नहीं लगा, ट्रांसफार्मर नहीं लगा, अब बिजली बिल चल गया, कागज में दौड़ता है सारा काम। ये लूट का जो धंधा है सरकार का, तो हम लोग वहां बंद किए थे, 5 दिन लगातार बंद किए थे, कागज में बिजली लगा दिया था। और ये एनएचपीसी जैसी संस्था जो थी, वो एनएचपीसी के हेड थे, आपको कृषि मंत्री जो थे राधा मोहन सिंह, उनके दामाद, और उन पर केस के लिए हम लोग दबाव बना रहे थे, वो नहीं सुन रहे थे। वो फोन किए, पैरवी कराए कि भाई हम जाते हैं, हमको सुनिए, समझिए। तो हम भी कहें हम जाते हैं तो फायदा की चीज है, हमारा भी काम कर दीजिए, हम इनके साथ रहते हैं
उनके घर में बिजली लग जाएगा तो हमारा भी नाम हो जाएगा। तो लगाए नहीं, जात का नाम काहे के लिए होता है? फायदा के लिए, काम के लिए नहीं होता है। जितना जात का संगठन बनता है ना, कुछ खास लोग परिवार लेकर के उसमें आगे बढ़ जाते हैं, बाकी लोग इस्तेमाल होते हैं। माझी जी बनाए हैं, जात की पार्टी बनाए हैं, कोई को मुसहर को टिकट देते हैं, उन्हीं का परिवार है। पासवान जी हैं, रामविलास पासवान, भाई भतीजा साढ़ू बेटी नाती पोता, यही जात के नाम पर जो बनता है वो आपको लूटने के लिए बनता है। कोई भी जात का जो संगठन है वो विकास के लिए नहीं बनता है, वो एक परिवार के विकास के लिए बनता है। तो कहने का अर्थ है कि लड़ाई को हम लोग मजबूती से सुन रहे हैं कि ब्लॉक जो है अंचल और सीओ बेलगाम हो गया है। तो हम समझते हैं कि अगर यहाँ के लोग इतना जमा हुए हैं और एक दो जगह और हम लोग इतना तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग बंद कर देंगे ब्लॉक। और सीओ से पूछा जाएगा कि दाखिल खारिज परिमार्जन में युद्ध कब तक चलेगा, ये बंद करो, तो निश्चित तौर पर समाधान होगा। तो आप लोग तैयार हो जाएंगे। और इसके लिए हम लोग किसान महासभा को मजबूत करना होगा। ये लड़ने वाला महासभा है और इसमें पार्टियों का दायरा नहीं है। किसान जो महासभा, हमारा महासभा नाम है, कई सभा को बना करके महासभा बना है। तो इसमें आप भाजपा का भी राजनीति करते हैं, जदयू का भी राजनीति करते हैं, कांग्रेस का भी राजनीति करते हैं, तो आप करते रहिए, लेकिन किसान का सवाल है और कना का टेंट लगेगा तो आप उसमें चलिए, लड़िए। इस सवाल को हम लोग लड़ेंगे आपके साथ, कंधा से कंधा मिला कर। तो इसलिए इसमें परहेज नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी पार्टी का राजनीति करेंगे, लेकिन किसान महासभा के सदस्य बनिए, किसान महासभा के कार्यक्रमों में चलिए और जो भी आपकी समस्या है उस समाधान के लिए हम लोग लड़ेंगे, अपनी जान की बाजी लगा देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और निश्चित तौर पर हम समझते हैं जब आदमी अड़ जाएगा तो हर समस्या का समाधान होगा। इसलिए आप लोग तैयार होइए, हम लोग इसके लिए लड़ेंगे। आपको फिर देखिएगा कि सर्वे का जो हम बात कर रहे थे और कागज होगा, इसलिए भी हो रहा है कि सरकार को जमीन चाहिए और कंपनियों को देने के लिए किनको देना है? अंबानी अडानी के बड़े प्रिय मित्र हैं, जो बिजली आपके घर घर में लोग आपको घूस करके पैसा रोज चूस के ले जा रहा है, स्मार्ट मीटर, ये अडानी है, ये बहुत प्रिय मित्र हैं, चहेते मित्र। जैसे हम लोग आंख है ना, हम लोग आंख में जो आंख के भीतर जो लड़का होता है छोटा सा, जिससे दिखाई देता है, क्रोनिया बोलता है, इतने क्रोनी मित्र हैं इनके। जैसे हम लोग का बहुत प्रिय चीज है, कहीं कुछ होता है आंख चपक जाता है। इसलिए अडानी को कुछ भी होता है तो मोदी जी वहां कूद करके चले जाते हैं, दौड़ कर चले जाते हैं। विदेश में ठेका दिलवाना हो, चाहे देश में विरोध हो रहा है तो उनकी पुलिस वहां पहुंच जाएगी अडानी के रक्षा रखवाने के लिए। तो ये लोग अभी इस जमीन हम लोग का छीन करके किनको देना है? अंबानी को देना है, अडानी को देना है। क्यों देना है? कि भाई चुनाव जब लड़े 14 में तो दूत हो इनको प्लेन दिया था। एक गुजरात में अहमदाबाद में लगा रहा होता था, एक दिल्ली में चार्टर प्लेन, और अडानी का था, अंबानी का था। और उनको जिस चार्टर प्लेन से मन करता था उड़ने के लिए, उस पर उड़ करके आपको प्रचार करते थे। और उनकी सरकार बन गई। अब सरकार बन गई है तो भाई हम पूंजी लगाए हैं आपके लिए, आपने मेहनत किए हैं तो आप हमको भी दीजिए और कमवाइए। तो व्यवसाय का काम है तो काम हो रहा है। अब हम आपको उदाहरण देते हैं, बाहर मत जाइए। ये बाजार समिति है, बेतिया बाजार समिति, आप लोग यहाँ मतगणना होता जानते हैं, देखें आप लोग बेतिया बाजार समिति। ये बाजार समिति में क्या था? किसान मंडी था, जैसे पंजाब में जो जाता लोग मंडी बोलता है, तो हम लोग यहाँ बाजार समिति बोलते हैं। इस बाजार समिति में आपको अपना अनाज ले जाकर बेचने का अधिकार था। वो सरकारी रेट पर उसको एसएफसी एफसीआई के लोग खरीदते थे। धान था, गेहूं था, आपको सब्जी तो बेचने के लिए वो प्लेटफॉर्म था। उसको 6 में नीतीश बाबू जब पहली बार उनकी सरकार बनी तो उसको बाजार समिति को भंग कर दिया। धीरे धीरे बाजार समिति में लोग दुकान लेकर के अपना चला रहा था। अब क्या हो गया है कि रिलायंस को दे दिया। वो रिलायंस को दे दिया। अभी जो बन रहा है वो आपको आकर्षक दिखाई दे रहा है, किसको मिला है?
उनके अंबानी जो मित्र हैं, रिलायंस कंपनी चलाते हैं, उनको दे दिया गया। अब सोच लीजिए, जमीन किसका है? यहाँ के किसानों की। किसानों से सरकार ले ली कि भाई हम चलाएंगे, यहाँ किसान आपका धान गेहूं कर देगा, यहाँ आपका अनाज कर देगा। अब क्या है? अब उनके प्रिय मित्र हैं अडानी, अंबानी, अब उनको दे दिया गया। अभी आप देखिएगा, स्टेशन चौक देख रहे हैं, जो लोग बेतिया जाते हैं, तो स्टेशन चौक के सटे हुए आपको 200 कदम बगल में आपको रिलायंस का पेट्रोल पंप था। रिलायंस का, अंबानी का पेट्रोल पंप था। तो वो हरा कलर में, जहां जाइएगा हिंदुस्तान में, तो हरा कलर में दिखाई देगा। उसका नाम अब जियो पड़ गया है। तो रिलायंस का जो पेट्रोल पंप था, तो 14 के पहले बंद हो गया। लेकिन जब आपको मोदी जी आ गए, तो साल भर के अंदर आपको हरा रंग फिर हरा हो गया, फिर चलने लगा। तो कहने का अर्थ ये सरकार है, ये तमाम जमीनों को छीन कर इनको देना। और खेती क्यों घाटा में? खेती जान के घाटा में डाला गया है। किसानों से खेत उनका छीनना है। अब देखिए, जब कोरोना हुआ था, जब कोरोना यहाँ था, पूरा रेल बंद था, पूरा उद्योग धंधा बंद था, सब लोग छोड़ बार कर घरे चले आए थे, फैक्ट्री में काम करने वाले, कहीं काम नहीं होता था, सब उद्योग धंधा बंद हो गया था। तो बंद हो गया था तो आमदनी बंद हो गया था। लेकिन उस समय फायदा सरकार को कहाँ होता? कृषि में, खेती में। जब सब कुछ बंद था, तब खेती में सरकार को फायदा हुआ, खेती में उत्पादन ज्यादा हुआ। जबकि यहाँ भी हम लोग को लाठी डंडा खाना पड़ा था, पुलिस घर से नहीं निकलने दे रहे थे, फिर भी किसान अपना खेती को बचा कर रखे हुए थे। अब ये सब कंपनियों को लगा कि भाई क्यों नहीं, अब हम लोग भी खेती में घुसे। और इसलिए ये जो खाद है, जो डीजल है, जो कीटनाशक है, जो लगता है, जानबूझकर महंगा किया गया है। आपको मोदी जी जब आए थे, तो खाद जो डाई मिलता था, तो 400 रुपया में डाई का बोरा मिलता था 50 किलो। आपको 250 रुपया में 240-45 में आपको यूरिया मिलता था 50 किलो का बोरा। अब क्या हो गया? यूरिया का बोरा क्या किए? 246 रुपया दाम है, और उसको क्या किया गया? पहले 50 किलो का था, उसको 45 किलो किया, अब 40 किलो कर दिया। तो ये लूट का जो तरीका है, और एक तरफ लूट है, दूसरी तरफ खेती छोड़ने। 400 था, अब कितना हो गया? 1700 रुपया हो गया, 1800 रुपया हो गया। 10 साल का इजाफा है, 10 साल का दुगुना तिगुना इसका दाम बढ़ गया, 3 गुना से ज्यादा हो गया। तो जानबूझ करके खेती महंगा किया जा रहा है। और गांव में क्या कहता है? मजदूरी बढ़ गया, इसलिए खेती घाटा में चला गया। ऐसा बात नहीं है। अब मजदूरी जोड़िए, उस समय से इस समय कितना बढ़ा है, और डाई का दाम कितना बढ़ा है, यूरिया का दाम, पोटास का कितना बढ़ा है, आप देख लीजिए। आप जोड़ दीजिएगा, उस समय खेती का लागत क्या था, अभी का क्या लागत है। तो ये कंप्लीट, इसलिए एक किसान जो हम लोग का महासभा है, इसने नारा दिया है, खेती किसान बचाओ और कारपोरेट लूट का राज मिटाओ। ये कंपनी, कारपोरेट कंपनी सब क्या है? कई कंपनियां मिल करके अब एक उद्योग धंधा चलाती है, उसमें शेयर रहता है। जैसे गांव में नहीं होता है कि गांव में जो तालाब खरीदता है लोग, आम का बगीचा खरीदता है लोग, तो हम 4 आना शेयर बने, हम 2 आना शेयर बने, रहता है ना। 10 आदमी 5 आदमी मिल करके 2 आदमी 4 आदमी मिलकर खरीदता है, आपको बाजार डाक लेता है लोग। तो ठीक उसी तरह से कंपनियां पहले एक आदमी चलाता था, एक उद्योगपति के लिए कंपनी चलता था, तो कंपनी चलता था। अब क्या है? अब हमारी जो कंपनी खोल रहे हैं, अकेला हमारा पूंजी नहीं लगा।